नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जो न केवल आपके जीवन की परेशानियों को दूर करेगी बल्कि आपके घर में सुख, शांति और सफलता भी लाएगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और ध्यान से इस कथा को सुनता है और इससे मिली सीख को अपने जीवन में अपनाता है, वह कभी भी दुखों का सामना नहीं करता। पुराणों में यह स्पष्ट बताया गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा या अधूरा ज्ञान जीवन में कष्ट का कारण बनता है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और धर्म में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने भगवान का नाम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आज की यह कथा केवल सुनने में सरल और प्रेरणादायक नहीं है, बल्कि इसमें गहराई से जीवन के हर कष्ट का समाधान छिपा है। तो आइए बिना देर किए इस विशेष कथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इससे मिली सीख को अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। रघुनाथपुर राज्य का वह समय कुछ अलग था। राजा सूर्यसेन की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका पुत्र दिग्विजय सेन अपने पिता की तरह साहसी और कूटनीतिज्ञ था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका अहंकार। दिग्विजय की पत्नी रत्नमंजरी, जो कि अपनी अनुपम सुंदरता और कोमल हृदय के लिए जानी जाती थी, राज्य की रानी थी। वह मात्र 17 वर्ष की थी और एक नई दुनिया को समझने और गढ़ने की कोशिश कर रही थी। रत्नमंजरी एक आदर्शवादी लड़की थी जिसे अपने सपनों को साकार करने की चाहत थी। राज्य में एक दिन दिग्विजय ने एक बड़े भोज का आयोजन किया। भोज का उद्देश्य था राज्य के अतिथि राजकुमार मधुसूदन को खुश करना। मधुसूदन अपनी बुद्धिमत्ता और संयम के लिए जाने जाते थे, लेकिन दिग्विजय ने इस भोज के पीछे एक कुटिल योजना बनाई थी। उसने सोचा कि अगर वह मधुसूदन को नशे में धुत कर दे तो उससे कोई बड़ा वादा करवा लेगा जो उसकी शक्ति को और मजबूत कर सके। इस षड्यंत्र के तहत दिग्विजय ने भोज में शराब का भरपूर इंतजाम किया और अपने मित्रों को भी बुलाया ताकि माहौल और भी रंगीन हो जाए। शाम को महल सजाया गया। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। संगीत और नृत्य की धुनों के बीच सभी आमंत्रित मेहमान आ चुके थे। मधुसूदन ने पूरे संयम के साथ भोज में भाग लिया। हालांकि उन्होंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अपनी मुस्कान और सौम्यता से सभी का दिल जीतते रहे। दूसरी ओर दिग्विजय और उसके मित्र शराब के नशे में चूर हो चुके थे। रत्नमंजरी, जो कि इस पूरे आयोजन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी होने के नाते उसे आना पड़ा। उसने पहली बार शराब का स्वाद चखा और यह सोचकर कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है, उसने थोड़ी मात्रा में पी ली। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सीमा भूलने लगी। उसकी नासमझी और अनुभवहीनता ने उसे उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। माहौल में शोर बढ़ रहा था। दिग्विजय और उसके मित्र जोर जोर से हंस रहे थे। तभी रत्नमंजरी अचानक उठी और लड़खड़ाते हुए मधुसूदन के पास पहुंच गई। उसके नशे में चूर शब्दों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने मधुसूदन की ओर देखा और उसकी ओर आकर्षित होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगी। मधुसूदन ने स्थिति को समझते हुए उसकी ओर ध्यान दिया। मधुसूदन ने तुरंत देखा कि अगर यह स्थिति काबू से बाहर हुई तो यह न केवल रत्नमंजरी के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए अपमान की बात हो सकती थी। वह समझ गए कि यह एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन इसके परिणाम स्थायी हो सकते हैं। उन्होंने रत्नमंजरी को शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़ा और उसे सहारा दिया। वह उसे महल के अंदर लेकर गए और सीधे महारानी सुभद्रा, रत्नमंजरी की सास, के कक्ष में पहुंचे। सुभद्रा, जो एक समझदार और प्रभावशाली महिला थी, ने बिना किसी सवाल के मधुसूदन की बात मानी और रत्नमंजरी को अपने कक्ष में सुला दिया। सुबह जब रत्नमंजरी जागी तो उसका सिर भारी था। उसे पिछली रात की कुछ बातें याद थीं, लेकिन जब सुभद्रा ने उसे पूरी घटना बताई तो वह भीतर तक कांप गई। उसने महसूस किया कि अगर मधुसूदन ने उसे संभाला न होता तो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी होती। वह अपराध बोध से भर गई, लेकिन उसके मन में मधुसूदन के लिए असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी जाग उठा। उस दिन के बाद से रत्नमंजरी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसने अपनी भूलों से सीख ली और खुद को संयमित करना शुरू कर दिया। अब उसकी आंखों में केवल दिग्विजय के लिए नहीं बल्कि मधुसूदन के लिए भी गहरा सम्मान था।
वह मधुसूदन को एक देवता की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और मित्र के रूप में देखने लगी। मधुसूदन ने भी रत्नमंजरी को प्रेरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसे यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति और प्रतिष्ठा केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और कर्तव्य निष्ठा में होती है। रत्नमंजरी ने इन शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन को फिर से गढ़ा। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय ने महसूस किया कि रत्नमंजरी अब पहले जैसी नहीं रही। उसमें एक नई ऊर्जा और दृढ़ता का संचार हो चुका था। वह अब एक समझदार रानी के रूप में उभर रही थी, जिसने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू कर दिया था। मधुसूदन के साथ बिताए गए पल रत्नमंजरी के जीवन का एक नया अध्याय थे। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मसम्मान और सही मार्गदर्शन है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि वास्तविक महानता बाहरी सजावट में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता में होती है। समय बीतता गया और रत्नमंजरी ने अपने राज्य की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने रघुनाथपुर राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दिग्विजय ने भी धीरे धीरे मधुसूदन के विचारों को समझने की कोशिश की। रत्नमंजरी का यह बदलाव न केवल उसकी अपनी जिंदगी के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया। वह जानती थी कि मधुसूदन का आभार वह कभी चुका नहीं पाएगी। उन्होंने न केवल उसकी इज्जत बचाई थी बल्कि उसे एक नई दिशा भी दिखाई थी। अब रत्नमंजरी एक ऐसी रानी बन चुकी थी जिसकी बुद्धिमत्ता, संयम और निष्ठा की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि असली शक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में है। मधुसूदन के प्रति उसकी कृतज्ञता और श्रद्धा जीवन भर बनी रही। रत्नमंजरी का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन उसके मन में उस रात की घटना की स्मृतियां गहराई तक अंकित थीं। वह बार बार सोचती कि अगर मधुसूदन ने उसे संभाला ना होता तो उसका जीवन किस दिशा में चला जाता। अब वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाने लगी थी, लेकिन उस रात ने उसके दिल में एक सवाल भी छोड़ दिया था। क्या उसका जीवन बस राजकाज और दिग्विजय के साथ समझौते तक सीमित रहेगा, या वह कुछ ऐसा कर सकेगी जिससे उसका आत्मसम्मान और पहचान और मजबूत हो? महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी ने रत्नमंजरी को घेर रखा था। वह अपनी सास महारानी सुभद्रा से अक्सर मार्गदर्शन लेती थी। सुभद्रा ने उसे सिखाया कि सच्ची रानी वही होती है जो अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें अपनी ताकत बनाए। रत्नमंजरी ने यह बात दिल से लगा ली। एक दिन महल में एक खास सूचना पहुंची। राज्य के उत्तरी हिस्से में कुछ विद्रोही गतिविधियां देखी गई थीं। दिग्विजय ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और महल के सभा कक्ष में एक आपात बैठक बुलाई। रत्नमंजरी भी वहां उपस्थित थी। दिग्विजय ने आदेश दिया कि सेना तुरंत वहां जाकर विद्रोह को दबाए। रत्नमंजरी ने पहली बार महसूस किया कि उसे भी राज्य के मामलों में कुछ भूमिका निभानी चाहिए। उसने दिग्विजय से कहा, क्या आप मुझे भी इस समस्या को समझने और इसे सुलझाने का मौका देंगे? मैं जानना चाहती हूं कि राज्य की जनता के साथ क्या हो रहा है। दिग्विजय पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने रत्नमंजरी की दृढ़ता देखकर उसे अनुमति दे दी। यह रत्नमंजरी के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अपने विचारों को संगठित किया और कुछ सिपाहियों के साथ उत्तरी क्षेत्र का दौरा करने का निर्णय लिया। जब वह उत्तरी क्षेत्र में पहुंची तो उसे पता चला कि वहां की समस्या केवल विद्रोह नहीं थी, बल्कि जनता की गरीबी और कष्ट ने उन्हें विद्रोह करने पर मजबूर किया था। रत्नमंजरी ने पहली बार महल से बाहर की सच्चाई देखी। उसने गांव वालों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और महसूस किया कि उनकी जरूरतें बहुत छोटी थीं, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। रत्नमंजरी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने दिग्विजय को पत्र लिखकर गांव वालों की स्थिति के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि वह उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए संसाधन भेजें। दिग्विजय ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मधुसूदन ने रत्नमंजरी के प्रयासों की सराहना की और दिग्विजय को इसे समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया, तो दिग्विजय ने मदद भेजने का निर्णय लिया। मधुसूदन का इस स्थिति में प्रवेश रत्नमंजरी के लिए फिर से प्रेरणा का स्रोत बन गया। जब मधुसूदन उत्तरी क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रत्नमंजरी ने न केवल समस्याओं को पहचाना था, बल्कि उन्हें सुलझाने की दिशा में भी कदम उठाए थे। मधुसूदन ने रत्नमंजरी को सुझाव दिया कि वह इस तरह के प्रयासों को राज्य भर में फैलाए।
लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को और जटिल बना दिया। महल के भीतर कुछ षड्यंत्रकारी लोग थे जो रत्न मंजरी की बढ़ती लोकप्रियता से नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि रत्न मंजरी इतनी प्रभावशाली बने। उन्होंने दिग्विजय के कान भरने शुरू कर दिए कि रत्न मंजरी और मधुसूदन के बीच कुछ गहरा संबंध है। दिग्विजय, जो कि स्वभाव से ही शक करने वाला था, इन बातों को सुनकर विचलित होने लगा। उसने रत्न मंजरी पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता, लेकिन मन में उठते सवाल उसे परेशान करते रहते। इधर रत्न मंजरी और मधुसूदन राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुधार कार्यों में व्यस्त थे। रत्न मंजरी को मधुसूदन की बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन से हर बार नई प्रेरणा मिलती। वह समझ गई थी कि मधुसूदन का साथ उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन उसने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। दिग्विजय का शक धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन उसने रत्न मंजरी से सीधे पूछ लिया, तुम और मधुसूदन इतने करीब क्यों हो? क्या वह तुम्हारे जीवन में मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? रत्न मंजरी इस सवाल से चौंक गई। उसने शांत स्वर में कहा, मधुसूदन मेरे लिए एक गुरु और मित्र हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जीवन में सच्चा सम्मान और आत्मविश्वास कैसे पाया जाता है। लेकिन आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी होने का गर्व हमेशा महसूस करती हूं। दिग्विजय ने कुछ समय के लिए खुद को शांत किया, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। एक दिन जब मधुसूदन ने महल छोड़ने का निर्णय लिया तो रत्न मंजरी ने उनसे कहा, आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, लेकिन अब मुझे खुद को साबित करना होगा। आप जहां भी जाएंगे आपकी शिक्षाएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मधुसूदन मुस्कुराए और कहा, रत्न मंजरी, तुम्हारी आत्मा में अब वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकती है। मुझे तुम पर गर्व है। मधुसूदन के जाने के बाद रत्न मंजरी ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। उसने राज्य के हर हिस्से में सुधार कार्य शुरू किए। धीरे धीरे दिग्विजय को भी उसकी क्षमताओं का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि रत्न मंजरी के प्रयासों ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी थी। रत्न मंजरी अब केवल रानी नहीं थी, वह अपने राज्य की आत्मा बन चुकी थी। उसकी सादगी, समझदारी और निष्ठा ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। वह जानती थी कि उसके जीवन में मधुसूदन का योगदान कभी न भूलने वाला था, लेकिन उसने अपनी पहचान और सम्मान को अपने कर्मों के बल पर स्थापित किया। समय ने धीरे धीरे सभी घावों को भर दिया। दिग्विजय ने भी अपनी गलत फहमियों को पीछे छोड़ दिया और रत्न मंजरी के साथ एक नए विश्वास के साथ अपना जीवन शुरू किया। रत्न मंजरी ने साबित कर दिया था कि सच्चा सम्मान और पहचान केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से हासिल होता है। रत्न मंजरी ने राज्य में अपने कार्यों से जो सम्मान कमाया था, वह धीरे धीरे महल की दीवारों से बाहर निकलकर हर ओर फैल गया। जनता उसे अपनी मां के समान पूजने लगी, लेकिन महल के भीतर का माहौल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। दिग्विजय की आंखों में अब भी कहीं न कहीं वह पुराना संदेह झलकता था। रत्न मंजरी ने महसूस किया कि दिग्विजय के मन में उठ रहे सवालों का हल तभी होगा जब वह उसे विश्वास दिला सके कि उनके बीच का रिश्ता केवल प्रेम और भरोसे पर टिका है। एक दिन रत्न मंजरी ने दिग्विजय को अपने कक्ष में बुलाया। उसने कहा, राजन, मैं जानती हूं कि आपके मन में अभी भी शंका का बीज है। मैं यह भी जानती हूं कि यह हमारी गृहस्थी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि हम अपने मन की सभी बातें आज एक दूसरे के सामने रखें। दिग्विजय ने उसकी बातों को सुना, लेकिन कुछ कहने से पहले रुक गया। अंततः उसने कहा, रत्न मंजरी, मेरा मन बार बार यह सोचता है कि तुम और मधुसूदन के बीच ऐसा क्या है जो तुम मुझसे नहीं कहती। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन मेरा मन अशांत है। रत्न मंजरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मधुसूदन केवल मेरे गुरु और मार्गदर्शक हैं। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि एक रानी का धर्म केवल अपने पति की सेवा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह पूरे राज्य की मां होती है। मैं जो कुछ भी हूं उसमें आपका साथ और उनका मार्गदर्शन बराबर का योगदान है। दिग्विजय ने रत्न मंजरी के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह यह जानना चाहता था कि मधुसूदन ने महल छोड़ने के बाद कहां का रुख किया था। इधर रत्न मंजरी ने अपनी नई योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का निश्चय किया। इसके लिए उसने कुछ विद्वानों और चिकित्सकों को महल बुलाया। वह चाहती थी कि राज्य में हर व्यक्ति शिक्षित हो
और हर किसी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। महल में षड्यंत्र रचने वाले दरबारियों ने अब रत्न मंजरी की इस योजना को असफल बनाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि अगर यह योजना सफल हो गई तो रत्न मंजरी की लोकप्रियता और भी बढ़ जाएगी। उन्होंने चुपचाप कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे जनता में भ्रम फैल सके। एक रात जब रत्न मंजरी अपने कक्ष में अपनी योजनाओं पर काम कर रही थी, तभी एक सेविका दौड़ते हुए आई। उसने कहा, महारानी, उत्तरी क्षेत्र में कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने गांवों को दी जाने वाली सहायता रोक दी है। वहां के लोग फिर से विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। रत्न मंजरी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत दिग्विजय को यह सूचना दी और कहा, मुझे लगता है कि यह किसी की साजिश है, हमें इसे तुरंत सुलझाना होगा। दिग्विजय ने रत्न मंजरी की बात मानी और अपने गुप्तचरों को इस मामले की जांच के लिए भेजा। कुछ ही दिनों में यह बात सामने आई कि महल के कुछ दरबारी ही इस षड्यंत्र के पीछे थे। रत्न मंजरी ने दिग्विजय से कहा, राजन, अब समय आ गया है कि हम ऐसे लोगों को महल से बाहर करें। अगर हम इन्हें और समय देंगे तो ये हमारे राज्य को बर्बाद कर देंगे। दिग्विजय ने इस बार रत्न मंजरी की बातों को पूरी गंभीरता से सुना। उसने उन दरबारियों को सजा दी और जनता को सच बताने के लिए खुद गांवों का दौरा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद रत्न मंजरी को एक अजीब सी खबर मिली। मधुसूदन का कहीं कोई पता नहीं था। उसने महल छोड़ने के बाद जिस दिशा में जाने की बात कही थी, वहां कोई उसे नहीं जानता था। यह रहस्य अब रत्न मंजरी के मन में गहरा सवाल बनकर उभरा। रत्न मंजरी ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को मधुसूदन की तलाश में भेजा। महीनों तक कोई खबर नहीं मिली। लेकिन एक दिन एक वृद्ध साधु महल के द्वार पर आया और उसने रत्न मंजरी से मिलने की इच्छा जताई। साधु ने कहा, महारानी, मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूं। मधुसूदन अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में मुझसे कहा था कि उनकी मृत्यु के बारे में आपको बताना मेरा कर्तव्य है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आप यह जानने की कोशिश न करें कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। यह रहस्य आपके लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए है। रत्न मंजरी इस बात को सुनकर हैरान रह गई। वह साधु से और भी बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन साधु ने केवल इतना कहा, मधुसूदन ने आपको अपना सबसे बड़ा उत्तराधिकारी माना है। वह चाहते थे कि आप अपने राज्य को ऐसी ऊंचाई पर ले जाएं जहां किसी भी रानी का नाम नहीं पहुंचा हो। यह रहस्य रत्न मंजरी के मन में एक गहरी बेचैनी छोड़ गया। उसने मधुसूदन के निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया और खुद को पूरी तरह राज्य के कल्याण में समर्पित कर दिया। लेकिन महल में यह बात धीरे धीरे फैलने लगी कि मधुसूदन की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। कुछ दरबारी इसे एक षड्यंत्र का हिस्सा मानने लगे। रत्न मंजरी ने खुद को इन अफवाहों से दूर रखा और अपने कार्यों में लगी रही। लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा बना रहा कि मधुसूदन के जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या था। एक दिन महल के गुप्तचर ने उसे एक पत्र सौंपा। वह पत्र मधुसूदन का था, जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। उस पत्र में लिखा था, रत्न मंजरी, अगर यह पत्र तुम्हें मिला है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस संसार में नहीं हूं। मेरी मृत्यु से घबराना नहीं बल्कि इसे अपनी ताकत बनाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे रास्ते छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे राज्य को नई दिशा देंगे। रत्न मंजरी ने वह पत्र पढ़ा और महसूस किया कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उसे न केवल अपने राज्य बल्कि मधुसूदन के उस रहस्य को भी सुलझाना था जो उसकी मृत्यु से जुड़ा था। उस रात रत्न मंजरी ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर यह निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य को सुलझाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। रत्न मंजरी ने उस रात मधुसूदन के पत्र को कई बार पढ़ा। हर बार उसे ऐसा लगता कि पत्र में छिपे शब्द किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं। उसने पत्र में लिखी हर बात को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसमें एक वाक्य ऐसा था जो बार बार उसके मन को बेचैन कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे रास्ते छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे राज्य को नई दिशा देंगे। रत्न मंजरी ने महसूस किया कि इस पत्र में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो सिर्फ साधारण शब्दों में नहीं कहा गया। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों को बुलाया और उनसे मधुसूदन के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी लाने को कहा। वह यह जानना चाहती थी कि मधुसूदन ने अपनी मृत्यु से पहले कहां-कहां समय बिताया और किन लोगों से मिले थे। कुछ ही दिनों में गुप्तचरों ने रिपोर्ट दी।
उन्होंने बताया कि मधुसूदन ने महल छोड़ने के बाद एक पहाड़ी क्षेत्र में समय बिताया था। वहां एक गुफा में उन्हें कुछ प्राचीन ग्रंथों और नक्शों पर काम करते हुए देखा गया था। यह भी पता चला कि वह कुछ रहस्यमय चिन्हों का अध्ययन कर रहे थे। रत्नमंजरी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मधुसूदन का ध्यान केवल राज्य के कल्याण तक सीमित नहीं था, बल्कि वह कुछ ऐसा खोजना चाह रहे थे जो पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण हो। रत्नमंजरी ने तय किया कि वह खुद उस गुफा में जाएगी। उसने दिग्विजय से इस बारे में बात की। राजा ने पहले तो उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन जब उसने देखा कि रत्नमंजरी का निश्चय अडिग है तो उसने साथ जाने का फैसला किया। दोनों ने कुछ विश्वसनीय सैनिकों और सेवकों के साथ उस पहाड़ी क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यात्रा कठिन थी। ऊंची नीची पहाड़ियों और घने जंगलों से गुजरते हुए उन्हें कई दिन लग गए। अंततः वे उस गुफा तक पहुंचे जिसका जिक्र गुप्तचरों ने किया था। गुफा अंधेरी और रहस्यमय थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां वर्षों से कोई आया ही न हो। गुफा के अंदर कदम रखते ही रत्नमंजरी को एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे वहां की हवा में कोई पुरानी कहानी बसी हुई हो। गुफा के अंदर एक कोने में कुछ तांबे के बक्से पड़े थे। उनमें प्राचीन ग्रंथ और कुछ अजीब से नक्शे थे। नक्शों पर बने चिन्ह सामान्य नहीं थे। उनमें कुछ ऐसे स्थानों की ओर इशारा किया गया था जो आज तक किसी को ज्ञात नहीं थे। रत्नमंजरी ने उन नक्शों को ध्यान से देखा। उनमें से एक नक्शे पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ था जो उसके राज्य के उत्तरी छोर की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे के साथ एक छोटा सा पत्र भी था। उसमें लिखा था, जो सच्चाई जानना चाहता है उसे इस स्थान तक जाना होगा, लेकिन याद रखना, हर सच्चाई अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी लाती है। दिग्विजय ने यह पढ़कर रत्नमंजरी से कहा, यह स्थान खतरनाक भी हो सकता है, हमें इसे लेकर सावधान रहना चाहिए। लेकिन रत्नमंजरी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यह हमारी जिम्मेदारी है। मधुसूदन ने हमें कुछ बड़ा सौंपा है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। वे सभी उस नक्शे में बताए गए स्थान की ओर चल पड़े। यात्रा और भी कठिन थी। रास्ते में कई ऐसी बाधाएं आईं जो सामान्य नहीं लग रही थीं। घने जंगलों में एक बार उनका सामना अजीब से जानवरों से हुआ जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह रास्ता खुद उनकी परीक्षा ले रहा हो। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे। वह एक प्राचीन मंदिर था जो पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के चारों ओर अजीब से प्रतीक बने हुए थे जो उन नक्शों पर दिखने वाले चिन्हों से मेल खाते थे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही रत्नमंजरी और दिग्विजय को एक शिलालेख दिखाई दिया। उस पर लिखा था, यहाँ केवल वह व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय पूर्णतः सत्य और सेवा के लिए समर्पित हो। रत्नमंजरी ने बिना झिझके मंदिर के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज मधुसूदन की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी माध्यम से उनसे बात कर रहे हो। आवाज ने कहा, रत्नमंजरी, अगर तुम यहां तक पहुंच गई हो तो इसका मतलब है कि तुम सच्चाई के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, यह सच्चाई केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य और मानवता के लिए है। आवाज के साथ ही एक प्रकाश का झरना उस खंडहर के बीच में फूट पड़ा। प्रकाश के अंदर एक कांच का गोला था जिसमें एक चमकती हुई किताब रखी हुई थी। रत्नमंजरी ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटे। उसमें लिखी बातें केवल एक राजा या रानी के लिए नहीं थीं, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देने के लिए थीं। किताब में लिखा था कि यह ज्ञान और शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो इसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। रत्नमंजरी ने महसूस किया कि यह वही धरोहर थी जिसे मधुसूदन उनके लिए छोड़ गए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही रत्नमंजरी ने किताब को उठाया, मंदिर हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे वह खुद को समेट रहा हो। उन्होंने तुरंत बाहर निकलने का प्रयास किया। जब वे बाहर आए तो मंदिर ध्वस्त हो गया और उस जगह केवल एक विशाल पत्थर रह गया। वह पत्थर अब भी उन प्रतीकों से ढका हुआ था जो रहस्य की ओर संकेत करते थे। रत्नमंजरी ने उस किताब को महल में ले जाने का निर्णय लिया। उसने दिग्विजय से कहा, यह केवल एक किताब नहीं है, यह हमारे राज्य और मानवता के भविष्य की कुंजी है। हमें इसे बहुत सावधानी से समझना होगा। महल लौटने के बाद रत्नमंजरी ने किताब का अध्ययन करना शुरू किया। उसमें न केवल शासन के नए तरीकों का वर्णन था, बल्कि यह भी बताया गया था कि मानवता को किस दिशा में ले जाना चाहिए।
लेकिन जैसे जैसे वह किताब को पढ़ती गई उसे यह भी महसूस हुआ कि यह ज्ञान केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। महल के भीतर अब एक नई हलचल शुरू हो गई थी। कुछ दरबारियों ने किताब के अस्तित्व के बारे में सुन लिया और उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। रत्नमंजरी को यह बात जल्दी ही समझ में आ गई कि इस किताब को सुरक्षित रखना अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। किताब के अंतिम पन्नों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो न केवल राज्य के इतिहास को बदल सकता था बल्कि पूरी दुनिया को भी। उसमें लिखा था कि यह ज्ञान उस व्यक्ति का है जो इसे सही तरीके से समझ सके, लेकिन अगर इसे गलत हाथों में दिया गया तो यह विनाश का कारण बन सकता है। रत्नमंजरी अब एक और बड़ी दुविधा में थी। उसे इस किताब के ज्ञान का उपयोग अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए करना था, लेकिन साथ ही इसे उन लोगों से भी बचाना था जो इसका दुरुपयोग कर सकते थे। वह जानती थी कि यह जिम्मेदारी केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे राज्य की थी। अभी रत्नमंजरी ने इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाया भी नहीं था कि एक और गुप्त संदेश उसे मिला। यह संदेश मधुसूदन के किसी पुराने साथी का था जो अब तक अज्ञात था। संदेश में लिखा था, तुम्हारे पास जो किताब है वह केवल शुरुआत है, असली रहस्य अब भी बाकी है। अगर तुम तैयार हो तो अगले संकेत के लिए प्रतीक्षा करो। रत्नमंजरी अब जान चुकी थी कि उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी जिसमें और भी गहरे रहस्य और चुनौतियां छिपी हुई थीं। महल लौटने के बाद रत्नमंजरी और दिग्विजय ने उस किताब को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष कक्ष तैयार करवाया। यह कक्ष गुप्त और केवल उनके सबसे भरोसेमंद लोगों की जानकारी में था। रत्नमंजरी ने किताब को समझने और उसके रहस्यों को उजागर करने में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। वह हर रात देर तक किताब के पन्नों को पढ़ती, उसमें लिखी बातों पर विचार करती और राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने की योजनाएं बनाती। लेकिन किताब के अंतिम पन्नों में छिपे रहस्य ने रत्नमंजरी को बेचैन कर दिया। उसमें लिखा था कि किताब का असली उद्देश्य केवल इसे पढ़ने तक सीमित नहीं है। यह एक मार्गदर्शक है जो उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है जो इसके रहस्यों को समझने के योग्य है। लेकिन साथ ही इसमें यह चेतावनी भी दी गई थी कि जो कोई भी इस ज्ञान का गलत उपयोग करेगा उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। रत्नमंजरी ने इस ज्ञान को राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। लेकिन एक रात जब वह किताब के रहस्यों पर ध्यान दे रही थी, उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक अंधेरी घाटी में मधुसूदन खड़े हैं। उनके चारों ओर धुंध है और उनकी आंखें चमक रही हैं। उन्होंने रत्नमंजरी से कहा, यह किताब केवल एक माध्यम है। इसका असली उद्देश्य तुम्हें उस मार्ग पर ले जाना है जहां तुम्हें खुद को और अपने राज्य को परखना होगा। रत्नमंजरी की नींद खुल गई। वह गहरी सोच में पड़ गई। उसने महसूस किया कि किताब में जो लिखा है वह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि उसे अमल में लाना होगा। उसने अगले दिन दिग्विजय को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे उस संदेश में दिए गए अगले संकेत का इंतजार करेंगे। कुछ ही दिनों बाद एक अजनबी महल में आया। उसने खुद को मधुसूदन का पुराना साथी बताया। वह व्यक्ति लंबा, दुबला और बेहद शांत था। उसकी आंखों में गहरी समझ थी। उसने रत्नमंजरी से कहा, तुम्हारे पास जो किताब है वह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार होना होगा। रत्नमंजरी ने उससे पूछा, अगला चरण क्या है? हमें क्या करना होगा? अजनबी ने कहा, तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां सूरज और चांद एक साथ मिलते हैं। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो इस किताब के रहस्य को पूरा करेगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। उसने एक और नक्शा दिया जिसमें एक दूरस्थ द्वीप का जिक्र था। उस द्वीप को सत्यभूमि कहा जाता था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए समुद्र की खतरनाक लहरों और तूफानों का सामना करना था। रत्नमंजरी और दिग्विजय ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और नाविकों के साथ समुद्र की यात्रा शुरू की। यात्रा कठिन थी। बीच में कई तूफान आए और एक बार तो उनकी नाव लगभग डूबने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन उनके साहस और दृढ़ निश्चय ने उन्हें बचा लिया। आखिरकार वे सत्यभूमि पहुंचे। वह द्वीप पूरी तरह से निर्जन था। वहां केवल घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक शांत झील थी। नक्शे ने उन्हें झील के पास एक गुफा की ओर इशारा किया। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्हें एक और शिलालेख मिला। उसमें लिखा था,
यहाँ केवल वह प्रवेश कर सकता है जो अपने मन में लालच और डर से मुक्त है। रत्नमंजरी और दिग्विजय ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। पत्थर पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे जो प्राचीन भाषा में थे। रत्नमंजरी ने किताब को पत्थर के करीब रखा। जैसे ही किताब और पत्थर का संपर्क हुआ, गुफा के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। प्रकाश के बीच में मधुसूदन की छवि प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने अपनी निष्ठा और साहस से यह साबित कर दिया है कि तुम इस ज्ञान के योग्य हो। यह पत्थर और किताब मिलकर तुम्हें वह शक्ति देंगे जो न केवल तुम्हारे राज्य बल्कि पूरी मानवता को नई दिशा दे सकती है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल सेवा के लिए है। इसका दुरुपयोग विनाश का कारण बनेगा। उसके बाद प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया और गुफा फिर से शांत हो गई। रत्नमंजरी और दिग्विजय ने पत्थर और किताब को साथ लेकर महल लौटने का निर्णय लिया। महल लौटने के बाद उन्होंने दोनों चीजों का उपयोग राज्य को सुधारने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। उन्होंने किताब में दिए गए ज्ञान और पत्थर की ऊर्जा का उपयोग करके कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए बदलाव किए। राज्य में खुशहाली फैलने लगी और लोग रत्नमंजरी और दिग्विजय की सराहना करने लगे। लेकिन कहानी का असली अंत तब हुआ जब रत्नमंजरी ने राज्य के सभी लोगों को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। उन्होंने कहा, यह किताब और पत्थर केवल एक माध्यम है। असली शक्ति हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारी नीयत में है। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इस सीख के साथ रत्नमंजरी और दिग्विजय ने अपने राज्य को न केवल एक बेहतर स्थान बनाया बल्कि यह भी साबित किया कि सच्ची शक्ति और सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता और सेवा में निहित होते हैं।